हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। साल 1937 एक बच्चा जिसका नाम जॉन है बहुत बीमार है और उसकी माँ अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर की सलाह से दवा पिला रही है और डॉक्टर ने उस समय की बेस्ट अवेलेबल दवा जॉन को दी, पर ना ही डॉक्टर को ये पता था ना माँ को कि इस दवा को पीने के बाद जॉन इन्फेक्शन से नहीं बल्कि इस दवा की वजह से अपनी ज़िंदगी को खो देगा। ऐसे सैकड़ों बच्चों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इस दवा को इस्तेमाल किया और जिसने उनकी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दी। दवा लेने के बाद नौजिया, वोमिटिंग और पेट दर्द जैसे शुरुआती लक्षण दिखे और बाद में वीकनेस, कोमा और फिर किडनी फेल होने लगी। ये दवा एक बहुत बड़े मेडिकल डिजास्टर का कारण बनी जिसने कई बच्चों की जान ले ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी दवा और इसके कारण हुए मेडिकल डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। 1937 शरद ऋतु का मौसम अनएक्सपेक्टेड डेथ की वेव लेकर आया जो अमेरिका के 15 स्टेट तक फैल गया। इन सब मौतों में एक चीज कॉमन थी और वो थी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई नई दवा जिसे एसई मैसेंजनिल नाम की कंपनी ने बनाया था। ऐसा नहीं है कि यह कोई नई दवा थी बल्कि यह पहले से ही इस्तेमाल में लाई जा रही थी। लेकिन एक बात नई थी और वो ये थी कि इस दवा को पहली बार लिक्विड फॉर्म में बनाया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म में आने वाली दवा बच्चों को दी जाती है। ये दवा कौन सी थी और क्यों इसके लिक्विड फॉर्म ने बच्चों की जान ले ली, इन सब बातों को जानने से पहले चलिए इस दवा का इतिहास जान लेते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जर्मनी की डाई इंडस्ट्री से, जहां हजारों तरह की डाई की खोज की जा रही थी। इसी बीच एक साइंटिस्ट पॉल एहरलिच अपना कैरियर स्टार्ट करते हुए इस बात पर फोकस कर रहे थे कि कैसे सेल या कोशिकाओं को डाई या कलर करके माइक्रोस्कोप की मदद से और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाए। पॉल ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट को करते हुए यह ऑब्जर्व किया कि कुछ डाई सिर्फ बैक्टीरिया सेल को ही कलर करती है जबकि इसी डाई का इंसानी कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पॉल एहरलिच ने सोचा कि अगर कोई डाई सिर्फ बैक्टीरियल सेल को कलर करती है और इंसानी सेल को नहीं, तो ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो इंसानी सेल को छोड़कर सिर्फ बैक्टीरियल सेल पर अटैक करें। और यहीं से एंटीबायोटिक जैसी दवा बनाने का आइडिया आया, पर पॉल इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। पर इस सोच ने एंटीबायोटिक की खोज करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित किया। पॉल के रास्ते को फॉलो करते हुए बायर लेबोरेटरीज के कुछ केमिस्ट इस काम पर लगे रहे और हजारों तरह की डाई बनाना जारी रखा। और इन डाई को एक डॉक्टर ग्रेहर्ड डॉमजिक ने कई इन्फेक्टेड चूहों पर भी आजमाया। हजारों डाई को आजमाने के बाद 1932 में ऐसा समय भी आया जब एक रेड डाई को इस्तेमाल करने पर इन्फेक्टेड चूहा पूरी तरह से ठीक हो गया और इस डाई जिसने दवा के रूप में अपना काम किया उसका नाम प्रोंटोसिल था। पर प्रोंटोसिल वो दवा नहीं है जो इस डिजास्टर का कारण बनी, बल्कि आगे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि प्रोंटोसिल को पेशेंट को देने पर इसका आधा हिस्सा सल्फोनिलामाइड में बदल जाता है और यही सल्फोनिलामाइड का छोटा सा हिस्सा बैक्टीरिया पर अटैक करता है। सल्फोनामाइड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के इलाज में एक चमत्कारी दवा के रूप में सामने आई है और इसकी टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म को कुछ समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल भी किया गया था। क्योंकि सल्फोनामाइड की जड़ें डाई से जुड़ी हुई थी और एक अच्छी डाई कभी भी पानी में नहीं घुलती, इसलिए इसे लिक्विड फॉर्म में बनाना बहुत मुश्किल हो गया था।
लिक्विड फॉर्म जैसे सिरप बच्चों और बुजुर्गों को आसानी से दवा देने में मदद करता है। सैम्यूल इवेंस मैसेंजिल हेड एसई मैसेंजिल कंपनी ने ये ठान लिया कि वो इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। उन्होंने अपने हेड केमिस्ट हैरोल्ड वटकिंस को सल्फोनिलामाइड का स्वीट लिक्विड फॉर्म तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। कई एक्सपेरिमेंट के बाद वटकिंस ने एक सॉल्वेंट ढूंढ ही लिया और रेस्पबेरी फ्लेवर मिलाकर सल्फोनिलामाइड एलिक्सर बना लिया था। इस तरह एसई मैसेंजिल कंपनी ने एलिक्सर का निर्माण करके इसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉब्लम तब दिखाई दी जब जॉन जैसे बच्चों ने इन एलिक्सर को लेना शुरू किया। जो भी इस मिक्सचर को लेता उसको पहले वोमिटिंग, पेट में दर्द और फिर किडनी फेल हो जाती थी। लेकिन ऐसा क्या था इस लिक्विड फॉर्म में जो बच्चों की मौत का कारण बना? तो चलिए जानते हैं। हमने अभी बताया कि किस तरह मैसेंजिल कंपनी के हेड केमिस्ट हैरोल्ड वॉटकिंस ने सल्फोनिलामाइड का स्वीट लिक्विड फॉर्म तैयार किया और इसी स्वीट लिक्विड में छिपा था इन मौतों का कारण। इस मिक्सचर में डाई इथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया था। डाई इथिलीन ग्लाइकॉल स्वाद में तो मीठा होता है पर उतना ही सेहत के लिए खतरनाक भी होता है। आगे जब जांच की गई तो ये बात सामने आई कि यही डाई इथिलीन ग्लाइकॉल बच्चों की मौत का कारण बना था, क्योंकि सल्फोनिलामाइड के दूसरे प्रिपरेशन पहले से ही मार्केट में अवेलेबल थे। हो सकता है हैरोल्ड वॉटकिंस ने इस नए प्रिपरेशन की फार्माकोलॉजिकल स्टडी करना जरूरी नहीं समझा। अगर वो स्टडी करते तो इसमें इस्तेमाल डाई इथिलीन ग्लाइकॉल के पॉइजन नेचर को समझ पाते। 11 अक्टूबर 1937 अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कई डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट आने लगी कि ये सल्फोनामाइड का नया प्रोडक्ट कई मौतों का जिम्मेदार है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने मैसेंजिल कंपनी से दवा के कुछ सैंपल मांगे और इसका कंपोजिशन बताने को कहा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने डाई इथिलीन ग्लाइकॉल को टॉक्सिक इंग्रेडिएंट के रूप में आइडेंटिफाई किया और तुरंत वार्निंग लेटर न्यूज़पेपर और रेडियो के माध्यम से जारी किया और इसमें बताया कि एलिक्सर सल्फोनामाइड जहरीला और जानलेवा दवा है। न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर ने जब एफडीए को इस बारे में जानकारी दी तब एफडीए के कई इंस्पेक्टर अलर्ट हो गए और उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया। तब पता चला कि कंपनी ने पहले से ही टेलीग्राम के जरिए 1000 से ज़्यादा सेल्समैन, ड्रगिस्ट और डॉक्टर तक इस एलिक्सर के पॉइजनस होने की जानकारी पहुंचा दी है। टेलीग्राम में इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने को कहा गया था, पर यह कितना खतरनाक है इस बारे में नहीं बताया गया था। एफडीए ने कंपनी को फिर से स्ट्रॉन्ग लेटर लिखने कहा जिसमें इस बात को लिखा गया कि इस दवा से मौत भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि सेल्समैन, ड्रगिस्ट और डॉक्टर इसे वापस करते हैं तो उसका पूरा खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। इसके लिए 239 ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाई गई और कई केमिस्ट की भी मदद ली गई। न्यूज़पेपर और रेडियो से वार्निंग जारी की गई। संघीय, राज्य और स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों की दृढ़ता और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और समाचार मीडिया के प्रभाव के कारण अधिकांश एलिक्सर को वापस ले लिया गया। टोटल 240 गैलन की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी ने की थी, जिसमें से 234 गैलन और 1 पिंट वापस ले लिया गया और बाकी बचा हुआ पहले ही इस्तेमाल हो गया और पीड़ितों की मृत्यु का कारण बना। इस इंसिडेंट को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन लोगों ने इसके बारे में जो बताया वो बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ एक लेटर का जिक्र करना चाह रहा हूँ जो डॉक्टर
एएस कोल्होन ने 22 अक्टूबर 1937 में लिखा था। इस लेटर में डॉक्टर कोल्होन अपनी आप बीती बताते हुए कहते हैं कि 6 लोग जिनकी मौत हुई वो मेरे पेशेंट थे। उनमें से एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिन्होंने मेरी सलाह से ये दवा ली थी। मुझे क्या पता था कि जो दवा मैं कई सालों से अपने मरीजों को देता आ रहा हूँ उसकी एडवांस फॉर्म और रिप्यूटेड फार्मास्यूटिकल फर्म की दवा अचानक से जहर बन जाएगी। इस तरह पूरे अमेरिका में सैकड़ों लोगों की जान इस दवा से चली गई थी। कंपनी के हेड मैसेंजिल को कंपनी द्वारा फैलाई गई आपदा के लिए जवाब देने के लिए अदालत में बुलाया गया था। उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं था और उन्होंने अदालत को बताया कि हमने वही किया जिसकी मांग की जा रही थी। हमने कोशिश की कि कैसे हम इस दवा की फॉर्म को चेंज करके लिक्विड फॉर्म में बदल दें ताकि यह बच्चों में भी इस्तेमाल की जा सके, और हमने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैसेंजिल जानते थे कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दवा की सेफ्टी से रिलेटेड डाटा को प्रदर्शित करने कहता हो। उस समय एफडीए की एकमात्र मांग थी कि दवा को प्रॉपर तरीके से लेबल किया जाए। जहां लेबल चेक करने पर पाया गया कि दवा में एलिक्सर शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एफडीए के अनुसार लेबल का गलत इस्तेमाल था। क्योंकि एलिक्सर में सॉल्वेंट के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि सल्फोनिलामाइड एलिक्सर में डाइइथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया गया था। इसको ही आधार बनाकर उन्हें $26,000 का जुर्माना लगाया गया था। इस घटना ने दोबारा ऐसी किसी भी डिजास्टर से आम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। न्यूयॉर्क के एक सीनेटर रॉयल एस कॉपलैंड ने 5 मार्च 1938 को कुछ नए कानून एफएफडीसीए को सीनेट में पेश करके इस घटना के आक्रोश का जवाब दिया। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ही एफडीए को कई अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई ताकि दवाइयों की सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। एलिक्सर सल्फोनिलामाइड ने एक तरफ कई लोगों की जान ली, पर दूसरी तरफ इसने आगे होने वाली इस तरह के डिजास्टर को रोकने में भी बहुत बड़ी मदद की। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।